गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस इज़ द 10 यूनिट ऑफ मिडवाइफरी चैप्टर 30। तो आज का टॉपिक है न्यूनेटल जॉइंडिस। तो न्यूनेटल जॉइंडिस के बारे में जानते हैं कि क्या होता है। जो ब्लड में बिलीरुबिन की सांद्रता सामान्य से अधिक होने पर त्वचा और श्लेष्मा झिल्ली यानी कि म्यूकस मेम्ब्रेन का रंग पीला हो जाना जॉइंडिस कहलाता है। सीरम में बिलीरुबिन का स्तर 2.0 mg/dl से अधिक होना पीलिया की उपस्थिति होती है। और पीलिया हाइपर बिलीरुबिन का जो दृश्य लक्षण होता है, ठीक है। और बिलीरुबिन लाल रुधिर कोशिकाओं यानी कि RBCs के टूटने के से भी होता है। और ये बिलीरुबिन जो बॉडी में बिलोनोजन के रूप में मूत्र के साथ यूरिन के साथ ये स्टर को बिलोनोजन के रूप में मल के साथ उत्सर्जित कर दिया जाता है। लेकिन जब जो लीवर है उसका प्लाज्मा से पर्याप्त मात्रा में बिलीरुबिन का उत्सर्जन नहीं कर पाता है, तो इससे जॉइंडिस की स्थिति में उत्पन्न हो जाती है, ठीक है। टाइप्स ऑफ जॉइंडिस है ना, फिजियोलॉजिकल जॉइंडिस होता है, पैथोलॉजिकल जॉइंडिस होता है। तो फिजियोलॉजिकल जॉइंडिस क्या होता है, तो लगभग 50% समय पर पैदा हुए न्यूबॉर्न तथा 70 to 80 समय पूर्व पैदा हुए नवजात प्रीटर्म यूनिट्स में अनेक जीवन के प्रथम सप्ताह के दौरान पीलिया होने की संभावना रहती है, जिसे कि फिजियोलॉजिकल जॉइंडिस कहते हैं। और यह जो जॉइंडिस होता है तो न्यूबॉर्न में जन्म के बाद हुए जो बॉडी में क्रियात्मक परिवर्तन है फिजियोलॉजिकल चेंजेस का परिणाम होता है। जैसे कि नवजात शिशु में RBS का जीवन का तुलनात्मक कम 60 से 80 दिन होने के कारण इनमें नष्ट होने की दर अधिक होती है। परिणाम स्वरूप जो बिलीरुबिन का निर्माण भी अधिक मात्रा में होता है। फिजियोलॉजिकल जॉइंडिस की क्या क्या विशेषताएं होती हैं उसके बारे में बता देते हैं। ये जो जन्म के दूसरे अथवा तीसरे दिन उत्पन्न होता है और ये समय पर पैदा हुए बेबीज में पीलिया की अधिकता ज़्यादा मात्रा में मैक्सिमम इंटेंसिटी चौथे दिन तक समय पूर्व पैदा हुए नवजातों में प्रीटर्म यूनिट्स में 5वें दिन या छठे दिन ज़्यादा होती है। और अधिकतम जो सीरम बिलीरुबिन स्तर 5 mg/dl तक हो सकता है। तो इस प्रकार का जो पीलिया है समय पैदा हुए न्यूबॉर्न में जन्म के 7 to 10 डेज के बीच में ये होता है। और दिन में ये नवजातों में 14वें दिन तक ये गायब हो जाता है। और इस प्रकार का जॉइंडिस होता है वो न्यूबॉर्न के लिए बहुत ही नुकसानदायक होता है। तो फिजियोलॉजिकल जॉइंडिस के कुछ कारण होते हैं जो कि बता देते हैं। जो न्यूबॉर्न होते हैं इनमें फिजियोलॉजिकल पीलिया निम्न कारणों से उत्पन्न हो सकता है, जैसे कि लीवर पर बिलीरुबिन का भार का बढ़ जाना और कंजुगेटेड फैट बिलीरुबिन का कंजुगेटेड वाटर से डिफेक्टिव होना, और लीवर में जो है बिलीरुबिन का पर्याप्त मात्रा में उत्सर्जन नहीं कर पाना और लाइकिडी के कारण भी हो सकता है। और लीवर सेल्स द्वारा बिलीरुबिन का त्रुटिपूर्ण अपटेक होना। सामान्यतः फिजियोलॉजिकल जो पीलिया होता है जॉइंडिस तो समय पर पैदा हुए बेबीज़ में ये 14वें दिन तक ही स्वतः ही गायब हो जाता है और इसके लिए कोई उपचार की आवश्यकता तो नहीं होती है, ट्रीटमेंट नहीं होता है इसका कोई। इस दौरान जो मदर है उसको अपने न्यूबॉर्न को लगातार ब्रेस्ट फीडिंग कराने की सलाह देनी चाहिए। और समय पूर्व हुए न्यूबॉर्न को इस दौरान सावधानीपूर्वक मॉनिटर करते रहना चाहिए। यदि बिलीरुबिन का लेवल सीरियस लेवल के आसपास पहुंच जाए तो इसे निम्न दो उपचार दिया जाना चाहिए। तो और सेकंड है आपको पैथोलॉजिकल जॉइंडिस क्या होता है। तो पहले हमने बात किया था फिजियोलॉजिकल जॉइंडिस और पैथोलॉजिकल जॉइंडिस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो लगभग 5% जो नवजातों में जन्म के बाद पैथोलॉजिकल जॉइंडिस पाए जाने की संभावना ज़्यादा रहती है। और नवजातों में जन्म के बाद 24 घंटे के अंदर होने वाली पीलिया पैथोलॉजिकल जॉइंडिस कहलाती है। तो पैथोलॉजिकल जॉइंडिस की कुछ विशेषताएं होती हैं, वो निम्न है। जैसे कि ये जन्म के बाद 24 घंटे के अंदर उत्पन्न हो सकता है और इसके दौरान समय पर जो बेबी का बर्थ होता है 9 ये जन्म के बाद 24 घंटे के अंदर उत्पन्न हो जाता है। और इसके दौरान समय पर पैदा हुए नवजातों में ये कंजुगेटेड बिलीरुबिन स्तर से अधिक तथा समय पर पूर्व हुए नवजातों में ये 12 mg/dl से अधिक हो जाता है। और बिलीरुबिन के स्तर में 24 घंटे में होने वाली वृद्धि 5 mg/dl से भी अधिक हो जाती है। डायरेक्ट बिलीरुबिन जो कंजुगेटेड बिलीरुबिन है का जो लेवल है वो 2 mg/dl से भी अधिक हो जाता है। और ये पीलिया समय पर पैदा हुए नवजातों में 2 वीक से भी ज़्यादा अधिक हो जाता है। और जो पैथोलॉजिकल जॉइंडिस के कारण है तो वो न्यूबॉर्न में लाल रुधिर कणिकाएं जो कि RBCs होते हैं, रेड ब्लड सेल्स, तो उनका अत्यधिक मात्रा में नष्ट होना और बिलीरुबिन का कंजुगेशन त्रुटिपूर्ण होना और स्तनपान के कारण होने वाला पीलिया और ब्रेस्ट मिल्क जॉइंडिस प्राय जन्म में के समय 5 से 7 दिन बाद देखने को मिलता है। और स्तनपान कराने वाले 2 से 3% बेबीज में पाया जाता है। और जो ब्रेस्ट फीडिंग के कारण होने वाली ब्रेस्ट मिल्क जॉइंडिस प्राय हल्के प्रकार का होता है और ये 12 वीक के दौरान स्वतः ही गायब हो जाता है, ठीक है। और इसके उपचार की आवश्यकता नहीं होती है। अनकंजुगेटेड बिलीरुबिन का एंटेरोहिपेटिक पर जो परिसंचरण होता है उसका बढ़ जाता है और वायरल हिपेटाइटिस हो जाता है। और नवजात जो न्यूबॉर्न है उसमें जन्मजात एस्ट्रेसिया की उपस्थिति हो जाती है और सिफिलिस हो जाएगा और अम्लीयता हो जाएगा, हाइपरथर्मिया, श्वास रोग जैसे एस्पिरिन सल्फोनामाइड जैसे तत्व जो कि बिलीरुबिन को एल्ब्यूमिन के साथ बंधन को प्रभावित करते हैं। और पीलिया के कुछ कारण क्लिनिकल लक्षण हैं और इसके बारे में जानते हैं। तो जो स्किन है तो स्क्लेट और नाखूनों पर पीलापन होगा और बेबीज़ का फीडिंग करने से मना करेगा और अत्यधिक थकान से होगा बेबी को।
और कमजोरी भी होगी और बेचैनी और चिड़चिड़ापन होगा और गहरे रंग का मल और मूत्र मतलब त्याग करेगा बेबी। और जॉन्डिस का निदान कैसे होता है तो उसके बारे में बता देते हैं। तो फर्स्ट है कि जॉन्डिस का क्लिनिकल आकलन पहले करेंगे कि बेबी को कितना जॉन्डिस है। तो जो न्यूबॉर्न में जॉन्डिस का पता उंगलियों द्वारा मतलब ब्लड का दाब लगाने के कारण मतलब जो स्किन पे जो रेडनेस जो भी उत्पन्न होने वाले पीलेपन के आधार पर किया जाता है और डर्मा सबसे अधिक चेहरे पर नोट किया जाता है। और उसके बाद जैसे जैसे बिलिरुबिन का असर बढ़ेगा तो वैसे पीलापन सिर से पैरों की दिशा में बढ़ता जाएगा। और उक्त डायफ्राम और सार्डिस से निम्न निष्कर्ष निकलते हैं क्योंकि यदि त्वचीय पीलापन नवजात के चेहरे से ही सीमित है तो उसका बिलिरुबिन स्तर जो 5 mg/dl होगा। और यदि त्वचा पीलापन डर्मल नाभि के नीचे भाग पर शामिल कर लेता है और ये बिलिरुबिन 10 mg/dl होगा। और जो त्वचीय पीलिया के नवजात के मध्य की जांघ तक पहुंचना बिलिरुबिन स्तर के 12 mg/dl होने के इंगित करता है। और यदि त्वचीय पीलापन नवजातों की जांघों लेग्स पर पहुंच जाता है तो यह बिलिरुबिन स्तर को 15 mg/dl को होने को इंगित करता है। और यदि त्वचीय पीलेपन हथेली और तलुओं पर भी मतलब दिखाई देने लगे तो बिलिरुबिन का 15 mg/dl से भी अधिक होगा। प्रयोगशाला परीक्षण यानी कि लैबोरेटरी परीक्षण करें तो पीलिया के मतलब निदान के कारणों का पता लगाने के लिए निम्न परीक्षण किए जाते हैं जैसे कि सीरम बिलिरुबिन प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष और माँ एवं नवजातों का ABO और RH ब्लड ग्रुपिंग टेस्ट, सीरम एल्ब्यूमिन और RBC के मतलब जो संरचनात्मक असामान्यता का पता लगाने के लिए पेरिफेरल ब्लड सीरम और ब्लड कंप्लीट ब्लड काउंट का परीक्षण करेंगे। ठीक है। और न्यूबॉर्न में होने वाला पीलिया का मैनेजमेंट कैसे करेंगे इसके बारे में जान लेते हैं। तो न्यूबॉर्न में पीलिया के ट्रीटमेंट के लिए निम्न 3 प्रकार के उपचारात्मक पद्धतियों का उपयोग किया गया है। तो पहले तो दवाइयों का उपयोग, तो फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट, फोटोथेरेपी का यूज़ किया जाएगा, एक्सचेंज ब्लड ट्रांसफ्यूजन। और इसके ड्रग्स क्या क्या हैं तो पीलिया के उपचार के लिए निम्न कुछ दवाइयाँ हैं जैसे कि फिनोबार्बिटोन है, ये लीवर में ग्लूकोरिलिन और ट्रांसफेरेज के निर्माण को बढ़ाता है जो कि अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन जो होता है वो कंजुगेटेड बिलिरुबिन के उत्सर्जन में भी मतलब हेल्पफुल होता है। और मेटालोपोरफायरिप्स तथा जिंक पोरफायरिसिन बिलिरुबिन के उत्पादन को घटाता है। और फोटोथेरेपी से कैसे हेल्पफुल होता है तो पीलिया के उपचार के लिए फोटोथेरेपी का सबसे फोटोथेरेपी के दौरान अनकंजुगेटेड जो बिलिरुबिन होता है वो कंजुगेटेड बिलिरुबिन परिवर्तन करते हैं और के लिए फ्लूorescent लाइट का किया जाता है। और फोटोथेरेपी की तकनीक तो बिलिरुबिन 420 से 500 नैनोमीटर तरंगदैर्घ्य वाले जो प्रकाश को सर्वाधिक मात्रा में अवशोषित किया जाता है। और सफेद प्रकाश की तरंगदैर्घ्य 550 से 600 नैनोमीटर होती है जो कि नीले प्रकाश जिसकी तरंगदैर्घ्य 420 से 480 नैनोमीटर होती है की तुलना में कम प्रभावी होती है। और इसके विपरीत नीला प्रकाश होता है और त्वचा के मतलब अवलोकन में बाधा उत्पन्न करता है। ठीक है। और तथा मतलब ये अगर ये देखभाल प्रदान करने और स्वास्थ्यकर्मी तेजी में चलना और जैसे सर दर्द जैसी समस्याएं भी उत्पन्न कर सकती है। और यही कारण है कि फोटोथेरेपी के दौरान सफ़ेद और नीले प्रकाश में मिश्रण का उपयोग प्रारंभ करना चाहिए। प्रायः फोटोथेरेपी देते समय ये ट्यूबलाइट्स का यूज़ करना चाहिए और जिनमें से 4 सफ़ेद प्रकाश वाली 4 पीले प्रकाश वाली होती हैं। और फोटोथेरेपी के दौरान नर्सिंग देखभाल क्या होती है तो फोटोथेरेपी के दौरान बेबी को बिना कपड़ों के नेक्ड रखना चाहिए। और जो मेल बेबी होते हैं उनके जनांगों को कवर करने के लिए डायपर का यूज़ किया जाना चाहिए। और फोटोथेरेपी के दौरान बेबी को रेटिनाग्रस्त हो सकती है और आँखों को आई शील्ड से ढक देना चाहिए। और बेबी को प्रकाश जो लाइट के सोर्स से लगभग 45 सेमी की और 18 इंच की दूरी पर रखना चाहिए। और शीशों की जो है बेबी की स्थिति को बार बार परिवर्तित करते रहना चाहिए। और संपूर्ण जो बॉडी पर मतलब बॉडी पर जो लाइट पड़ रही है वो किरणें पड़ सके और फोटोथेरेपी के दौरान अधिक प्रभावी हो सके। फोटोथेरेपी के दौरान बेबी में तेज बुखार होने की संभावना मतलब ज़्यादा हो जाती है। और शिशु जो बेबी होता है उसे शरीर का तापमान बार बार मॉनिटर करते रहना चाहिए। फोटोथेरेपी के दौरान बेबी में निर्जलीकरण डिहाइड्रेशन उत्पन्न हो सकता है और इसको बनाए रखने के लिए इसका मतलब लेवल बनाए रखना चाहिए। और यदि आवश्यक मतलब नीड हो तो फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस बनाए रखने के लिए IV फ्लूइड देना चाहिए। और बेबी के मल मूत्र में जैसे कि यूरिन पास में और स्किन में हैवियर आदि का लगातार अवलोकन करते रहना चाहिए। और बेबी का हीमोग्लोबिन और बिलिरुबिन लेवल को भी मतलब चेक करते रहना चाहिए। और फोटोथेरेपी में बीच बीच में कुछ समय के लिए बेबी को माँ को सौंपना चाहिए। फोटोथेरेपी की मतलब क्या क्या जटिलताएँ होती हैं तो फोटोथेरेपी की शरीर में तापमान का बढ़ जाना और डिहाइड्रेशन होना, चिड़चिड़ापन होएगा और रेटिना का चोटग्रस्त होना और जो ब्रॉड बेबी सिंड्रोम इसमें से जो बेबी की स्किन और यूरिन और सीरम ब्राउनिश ब्लैक कलर का होता है। और ब्लड का आदान प्रदान, ब्लड ट्रांसफ्यूजन या गंभीर हाइपर बिलिरुबिन के दौरान बिलिरुबिन के लेवल को कम करने और
कैनिस्ट की रोकथाम करने की में ये सबसे मतलब बहुत प्रभावी और विश्वसनीय विधि है। इसके द्वारा मतलब बेबी को अधिक बिलिरुबिन की मात्रा युक्त रक्त को सामान्य रक्त जो ब्लड है उसके द्वारा बदल दिया जाता है और इस प्रकार शिशु जो बेबी होता है उसके रक्त का बिलिरुबिन लेवल कम हो जाता है। ब्लड के मतलब ट्रांसफ्यूजन आदान प्रदान के दौरान जो नर्सिंग देखभाल क्या क्या होती है तो उसके बारे में बता देते हैं। इस प्रक्रिया के दौरान जो सख्त स्टेरॉइड टेक्निक का यूज़ करना चाहिए और ब्लड के आदान प्रदान ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते टाइम प्रक्रिया को धीरे धीरे करना चाहिए और संपूर्ण प्रक्रिया में 1 से 2 घंटे का समय लगता है और प्रक्रिया के दौरान मतलब बेबी को गर्म तथा बंधनों रेसिप्रोकेशन में रखना चाहिए और सही समूह तक RH फैक्टर वाले रक्त का ही यूज़ करना है और एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन करना है और मतलब इस प्रक्रिया के दौरान बेबी के जैविक चिन्हों को भी मतलब लगातार मॉनिटर करना है और प्रायः मतलब ब्लड के आदान एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन के लिए नाभि मतलब जो नाभि शिरा का ऊपर उपयोग किया जाना चाहिए और पुष्पल तकनीक में काम में ली जानी चाहिए और पुष्पल तकनीक का काम में ली जानी चाहिए। हालांकि दूरवर्ती शिरा यानी कि पेरिफेरल वेन्स या दूरवर्ती धमनियों पेरिफेरल आर्टरीज और पेरिफेरल नर्व का उपयोग भी किया जाता है और एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन से भी पूर्व तथा बीच में जो वेन्स और प्रेशर नोट करना चाहिए और ब्लड के आदान प्रदान एक्सचेंज ब्लड ट्रांसफ्यूजन के दौरान मतलब बेबी को हाइपोक्समिया और हाइपोवोलेमिया होने की संभावना अधिक रहती है तो इनकी रोकथाम के लिए एक्सचेंज आदान प्रदान सावधानीपूर्वक करना चाहिए और जो ब्लड है वो ट्रांसफ्यूजन चार्ट तैयार करना चाहिए जिसमें कि निकाले गए और चढ़ाए गए ब्लड की मात्रा को नोट करते रहना चाहिए और ब्लड के आदान प्रदान के दौरान बेबी की लगातार मॉनिटरिंग करते रहना चाहिए तथा कोई भी असामान्य लक्षण दिखाई देने पर प्रक्रिया को रोक देनी चाहिए और तुरंत डॉक्टर को मतलब बताना चाहिए और इस प्रक्रिया के मतलब पूरा होने पर अंत में हीमोग्लोबिन और बिलिरुबिन स्तर चेक करते रहना चाहिए और प्रक्रिया के पश्चात इसकी जटिलताओं का भी मतलब ध्यान रखना है और बारीकी से अवलोकन करना है और माता पिता और अन्य परिजनों से मनोवैज्ञानिक सहारा प्रदान करना चाहिए। तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब आफ्टर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू गाइस।